बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। पार्लियामेंट में जमहूरियत नहीं, अदालतों में इंसाफ नहीं, मीडिया आजाद नहीं, मगर इसके बावजूद मुल्क चल रहा है। और ये कैसा मुल्क है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे जाने वाले भी तबाह कर गए और आने वाले भी उससे कोई अच्छा सलूक नहीं कर रहे। जब ग्रोथ रेट अच्छा था, महंगाई कम थी, मईशत आइडियल थी, रोजगार के मौके मुयस्सर थे, कारोबार का माहौल था, उस वक्त भी यही राग सुनते थे कि मुल्क तबाह हो गया है। आज भी यही राग अलापा जा रहा है और इसके सुर पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे हो गए। आज अदलिया ये सवाल पूछने पर मजबूर है कि क्या इस मुल्क में मीडिया आजाद है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से अदालत में पूछे गए सवाल के जवाब में कि क्या मीडिया आजाद है, जवाब नफी में मिलता है। तो फिर जजेस को यह रिमार्क्स देना पड़ते हैं कि मुल्क को मुनज्जम तरीके से तबाह किया जा रहा है। जब मीडिया तबाह होता है तो मुल्क तबाह हो जाता है। जस्टिस मकबूल बाकर ये कहते हैं कि हमें यह कहना पड़ रहा है कि अपने ही अवाम के साथ जंग लड़ी जा रही है। तो ये रिमार्क्स जाहिर करते हैं कि मुल्क की क्या सूरत हाल है। तो अब इस खराब सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है, इसका तयन कौन करेगा। कोई भी ये नहीं मानता कि खराबी के जिम्मेदार वो है। इस मुल्क को कई बरसों से तजर्बाकार बना दिया गया है। कभी कोई निजाम, कभी कोई निजाम, कभी कोई हुकूमत, कभी किसी के कसीदे पढ़े जाते हैं, कभी किसी का मातम किया जाता है। जाती मफाद हो तो पार्लियामान में तरमीम भी आ जाती है, कौमी मफाद हो तो मजबूरियां गिनवाई जाती है कि हमारे पास अक्सरियत नहीं है। करप्शन के स्कैंडल सामने आए तो उस पर कमीशन बना देते हैं, रिपोर्ट आए तो उस पर एक और कमीशन बनाकर उस पर मट्टी डाल देते हैं। तो फिर यह बात मानना पड़ती है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है और बहुत कुछ दानिस्ता तौर पर किया जा रहा है। कहने वाले तो कहते हैं जिस तरह मुर्गा अजान देता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, इस तरह खान साहब तकरीर तो बड़ी अच्छी करते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं करते। तो खान साहब ने फॉरेन फंडिंग केस में समात खुले बंदो करवाने का ऐलान किया तो लगा यूं कि वो बड़े नीट एंड क्लीन है, लेकिन बाद में उस पर भी यू टर्न ले लिया। सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग खत्म करने के लिए आईनी तरमीम लाने का ऐलान किया तो कौम खुश हो गई, लेकिन उसमें भी गैर मुल्कियों को इलेक्शन लड़ने की यानी दोहरी शरीय रखने वालों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने की शिक डाल दी। हुकूमत खुद यह मान रही है कि आईनी तरमीम का बिल सिर्फ अपोजिशन को एक्सपोज करने के लिए या दूसरे लफ्जों में तंग करने के लिए पेश किया गया है। तो कोई इस बात को माने या ना माने, लेकिन फॉरेन फंडिंग केस की खुलोबंदो समात का मुतालबा और ऐलान करके खान साहब यू टर्न ले चुके हैं। जबकि 26वीं आईनी तरमीम में ओपन बैलेटिंग के आड़ में दोहरी शरीयत के हामिल अफराद को इलेक्शन लड़वाने का मंसूबा भी बेनकाब हो चुका है। तो सेनेट इलेक्शन की ओपन बैलेटिंग के लिए अगर तरमीम करना जरूरी था तो सवाल यह कि उसमें दोहरी शरीयत वाली शिक डालने की क्या जरूरत थी। तो कहने वाले ये कहते हैं कि चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से न जाए। सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेटिंग के लिए तरमीम ने हुकूमत और अपोजिशन को पार्लियामेंट में ला खड़ा किया। पार्लियामान में चोर चोर और करप्शन के नारे लग रहे हैं। हुकूमत का दावा यह है कि वो तरमीम करके अपोजिशन को बेनकाब करना चाहती थी। तो सवाल यह कि दूसरों की करप्शन पकड़ने वाले और इस मुल्क से करप्शन खत्म करने के दावे करने वाले अगर अपने अरकान असेंबली को ईमानदार नहीं बना सके कि वो अपनी पार्टी के वोट डालें, उन्हें ईमानदारी नहीं सिखा सके, अपनी जमात के अंदर करप्शन खत्म नहीं कर सके और इसी खौफ के पेश नजर ओपन बैलेटिंग कराने पर जोर दे रहे हैं, तो वो इस मुल्क से क्या करप्शन खत्म कराएंगे। जिन्होंने करप्शन की इंडेक्स में कमी की बजाय उसमें इजाफा करा दिया हो, उनसे ज्यादा किसको इस बात का इल्म होगा कि ये करप्शन उनकी जमात के अंदर भी फैली हुई है। अरकान असेंबली सेनेट में माल बनाएंगे, तो अगर हुकूमत को इस बात की फिक्र नहीं कि उनके अरकान असेंबली बिक सकते हैं या रिश्वत पकड़ लेंगे, अपना वोट कहीं और इस्तेमाल कर लेंगे, तो फिर उन्हें सीक्रेट बैलेट पर कोई इतराज नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं ना, अगर अपना घर मजबूत हो तो फिर फिक्र काहे की, क्योंकि हुकूमत को इस बात का खदशा तो बहरहाल है कि पीटीआई के अरकान इधर उधर हो जाएंगे, इत्तेहादी उन्हें वोट नहीं डालेंगे। तो इसका मतलब यह लिया जा सकता है कि हुकूमत को यह मालूम है कि उसके अपने मेंबरान असेंबली या इत्तेहादी पैसा पकड़ लेंगे। पहले भी एक बार 20 अरकान असेंबली को इसी इल्जाम के तहत पार्टी से निकाला गया था कि वो पैसा पकड़ रहे थे।
इसी पर मरियम नवाज ने भी आज ओपन बैलेटिंग के हवाले से इन्हीं खदशात का इजहार किया। जब आप कौम के साथ धोखेबाजी करेंगे, अभी आपने सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में आपने वोट तोड़े भी, वोट खरीदे भी, हॉर्स ट्रेडिंग भी की, तब आपको शो ऑफ हैंड्स याद नहीं आया? क्यों दे रहे? अब जब आपके अपने इरकान जो हैं वो खिसक रहे हैं, आपके अपने एमपीएस एमएनएस भाग रहे हैं, आपकी जो साथ छोड़ने को तैयार है, तो आपको अचानक शो ऑफ हैंड्स याद आ गया, आपको अचानक ये याद आ गया कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। तो ये असल मामला है कि सेनेट के इलेक्शन में जिन्होंने खुद माजी में काम दिखाया, अब उन्हें डर ये कि उनके साथ वैसा काम ना हो जाए। अब जो हम मसला था जिसमें हमने इस मुल्क की तबाही के हवाले से तमहीद बांधी थी, तो वो था बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक एक केस जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। उस समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइज साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि मुल्क में हर हुकूमती हमायत करने वाला मुहिब्बे वतन और हर मुखालिफ गद्दार बताया जा रहा है। जस्टिस काजी फाइज साहब के सवाल पर कि क्या मीडिया आजाद है, अटार्नी जनरल खालिद जवेद भी जवाब न दे सके। तो सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत करते हुए जस्टिस काजी फाइज साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि जिस तरह ये मुल्क चल रहा है उस पर मैं हैरान हूं। अटार्नी जनरल खालिद जवेद ने अदालत को बताया कि 2017 में मरदमशुमारी हुई थी, लेकिन अभी तक इसका हतमी नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। तो जस्टिस काजी फाइज साहब ने यह कहा, ये पूछा कि क्या 2017 के बाद सब सो गए थे? 2017 के बाद कोई काम नहीं हुआ। अटार्नी जनरल ने बताया कि मरदमशुमारी पर सिंध और दीगर कुछ लोगों को इतराजात है, तो मरदमशुमारी पर इतराजात के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बना दी है। सिंध में 5% ब्लॉक्स पर दोबारा मरदमशुमारी कराई जाएगी। मरदमशुमारी के नताइज पर एमक्यूएम के भी तहफ़्फ़ुज़ात या इतराजात थे। तो जस्टिस काजी फाइज साहब ने कहा कि किसी सियासी जमात का नाम न ले, यह आईनी मामला है। क्या सिंध का इतराज आबादी कम होने का था? 2017 से 2021 तक मरदमशुमारी पर फैसला ना हो सका। क्या पाकिस्तान को इस तरह चलाया जा रहा है? ये तो रज़ाना के मामला है। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि ऑर्डिनेंस तो 2 से 6 रोज में आ जाता है, लेकिन मरदमशुमारी में फैसला नहीं हो सका। यह तरजीहात का इशू नहीं, बल्कि ये जानबूझकर किया जाता है। जस्टिस काजी फाइज साहब ने सवाल किया कि मुश्तरका मफादात काउंसिल का चेयरमैन कौन है? जवाब मिला, चेयरमैन वजीर आजम है। जस्टिस काजी फाइज साहब ने पूछा कि क्या वजीर आजम ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया? अटार्नी जनरल ने बताया कि वजीर आजम ने इजलास बुलाया था, लेकिन किसी वजह से इजलास नहीं हो सका। जस्टिस काजी फाइज साहब ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात आईनी तकाजा है। बल्दियाती इंतखाबात की बात हो तो सूबे अपने अपने मसाइल गिनवाना शुरू कर देते हैं। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इदारे तहलील करके जमहूरियत का कत्ल किया। पंजाब हुकूमत की बल्दियाती इदारे तहलील करने की कोई तो वजह होगी। मार्शल्ला दौर में मुकामी हुकूमतें तहलील होती थी, लेकिन जमहूरियत में ऐसा नहीं सुना। जस्टिस मकबूल बाकर ने इस्तफसार किया, क्या पंजाब लोकल गवर्नमेंट खत्म करने का मूड बन गया था? एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने जवाब दिया कि पंजाब लोकल गवर्नमेंट का नया कानून बना दिया गया। जैसे काजी फाइज साहब ने इस्तफसार किया कि एडवोकेट जनरल ये बताए कि क्या पंजाब की मुकामी हुकूमतें तहलील की गई, उसकी वजह की क्या थी? तो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने जवाब दिया कि पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 मुकामी हुकूमतों के क्याम के 1 साल बाद तहलील की इजाजत देता है। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा ये एक्ट नहीं, डिक्लेरेशन है। जैसे काजी फाइज ने कहा कि आप हमारे साथ गेम ना खेलें। इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा है पंजाब की बल्दियाती हुकूमतें गैर कानूनी तहलील हुई। आपका खलफ यह कि आप कानून के मुताबिक सच बोलेंगे। आप एक कानूनदान के तौर पर यह बताएं कि पंजाब की लोकल गवर्नमेंट तहलील करने का फैसला आईनी था। तो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने जवाब दिया कि यह मेरे लिए एक मुश्किल सवाल है। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। गुफ्तगू हो रही है आपस की बात में, देखते हैं कि क्या मौजू है और इस पे क्या बात हो रही है। वॉच दिस। मैं एनआरओ नहीं दूंगा कहने वाली जमात, उसने फैसल वाडा के लिए
एक शख्स के लिए वो तरमीम इस कानून के अंदर डाली है, और वो मैं आपको मुनीब साहब भेज भी देता हूं। और ये बात इस्टेब्लिश्ड है कि फैसल वाडा साहब ने कागजात नामजदगी में झूठ बोला। झूठ बोलने से यह हुआ कि उन्होंने कागजात नामजदगी में पाकिस्तानी नेशनल शो किया और अपनी नेशनैलिटी बाद में छोड़ी। अब उनको बचाने के लिए एक तरमीम लाई जा रही है। जो गवर्नमेंट टेडी दिल पे बात नहीं कर सकी, जो गवर्नमेंट कोरोना पे मीटिंग से उठ के चली गई, जो गवर्नमेंट कश्मीर पे बात नहीं कर सकी, अब सेनेट के इलेक्शन में शफाफियत याद आ गई है, मिसाब के मईशत पे बात नहीं कर सके। हम इनसे बातचीत नहीं करना चाहते, हम इसकी तरमीम करेंगे, हम खुद करेंगे जब हमें अल्लाह ताला मौका देगा। इनके हाथों पे हम बिल्कुल बैत नहीं करेंगे। ये दूध से बन के आ जाएं, ये सोने के बन के आ जाएं। ये बातें आए बाएं शाएं ना करें। और जब तरमीम करनी होती है तो तीसरी बार नवाज शरीफ को बनाने के लिए तरमीमें भी हो जाती हैं, मिसाके जमहूरियत भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। इनकी एक तारीख बन गई है। जो काम नहीं ना करना होता उस काम को ऊपर इतने इतराजात लगा दो, इतना मुतनाज़ा बना दो कि बात ही किसी और तरफ चले जाए। और भाई ये बात पीटीआई, पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी की नहीं है। अपने से अबव होके सोचें। ये तरमीम 2 दिन का काम है, सीधा सीधा मामला है। आपको भी पता है कि अगर हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना है, पैसे को रोकना है, करप्शन को रोकना है तो इस आईनी तरमीम को लेकर आना है। आज ये तरमीम पेश की गई है, इस पे बाकायदा हाउस खोला गया है। आप इसके ऊपर डिबेट कर लें, आप उसके ऊपर जो तजावीज देना चाहते हैं वो ले आए, हमें तो कोई इतराज। यही तो इनका मसला है। ये कहते हैं कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। ये क्या बात हुई? पंजाबी की एक मिसाल है कि अपनी बारी आई तो कुग्गू रो पे। जब हुकूमत मुखालिफिन के बंदे तोड़ रही थी तो किसी को यह तरमीम याद नहीं थी। आज अपने बंदे टूटने का खदशा है तो चीखें निकल रही हैं। मसला ये नहीं कि सेनेट में अगर खुफिया वोटिंग होती है तो हार्स ट्रेडिंग हो सकती है, पैसा चल सकता है। मसला ये है कि जिन्होंने चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक में बंदे तोड़े थे और उससे पहले सेनेट का एक इलेक्शन हुआ था जिसमें एक नई जमात बाप बन गई थी, और उसके बाद फिर जब तहरीक एतमाद आई चेयरमैन के खिलाफ तो उसमें भी अक्सरियती पार्टी के वोट चेयरमैन को पड़ गए। तो उन्हीं को यह खदशा है कि उनके सियासी मुखालफिन उनके बंदे न तोड़ ले। यानी जो दवाई मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल हुई थी वही मेडिसिन हुकूमत समझती है कि उनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है। तो आइन में किसी भी तरमीम पर हुकूमत और अपोजिशन का इत्तफाक करना या इख्तलाफ करना जमहूरियत के ऐन मुताबिक है। लेकिन अगर आईनी तरमीम के पीछे कोई मेलाफाइड इंटेंशन हो, कोई बदनीति हो, तो फिर यह तरमीम यकीनी तौर पर मुतनाज़ा समझी जा सकती है। तो इस वक्त सिचुएशन यही है। अपोजिशन ये समझती है कि उनके पास मौका है कि वो चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के मौके पर उन्हें जो धचका लगा था उसका वो बदला चुका सकते हैं। लेकिन हुकूमत समझती है कि वो अपोजिशन को ये मौका ना दे तो ज्यादा अच्छा है। तो बदनीति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ओपन बैलेटिंग के साथ दोहरी शरीयत रखने वालों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने की तरमीम भी शामिल की गई है। अब ये तरमीम वो है जिसकी सारी अदालतें मुखालफत करती रही हैं। पीछे बहुत से लोगों की जिनको डुअल नेशनलिटी थी, उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो उनकी मेंबरशिप खत्म कर दी गई। ये कहा जाता था कि जनाब जिसकी डुअल नेशनलिटी है वो तो दूसरे मुल्क का ओथ उठाए हुए है, तो वो पाकिस्तान के मफादात को कैसे देखेगा। तो अब फिर वो मफादात क्या बदल गए हैं। अब जो अगर आप इजाजत दे देंगे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वो इलेक्शन में हिस्सा लें, किसी के अमेरिकन नेशनलिटी होगी, कोई बरतानिया की नेशनलिटी लेके आएगा, कोई किसी और मुल्क की लेके आ जाएगा, तो वो भी इलेक्शन लड़ लेंगे। तो मेरा जहां तक मौकफ है कि इलेक्शन लड़ने के लिए दोहरी शरीयत की इजाजत नहीं होनी चाहिए, वरना लोग भारी पैसा खर्च करके टिकट लेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे और फिर कोई गड़बड़ करके चलते बनेंगे। मैं ये नहीं कहता लूटमार करेंगे, लेकिन पाकिस्तान का मफाद कौन देखेगा। लेकिन जो गैर मुल्की यानी जो पाकिस्तानी, बैरून मुल्क बहुत से पाकिस्तानी रहते हैं, सबका जी चाहता है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लें, तो उनके लिए उनको वोट डालने की इजाजत होनी चाहिए। उनको यह भी इजाजत मिलनी चाहिए पाकिस्तान आए, अपनी गैर मुल्की शरीयत सरेंडर करें तो इलेक्शन लड़ ले, तो इसमें कोई पाबंदी नहीं। लेकिन ये जो हुकूमत ने वो डाल दिया ना, कहते हैं दूध में वो डाल के, और उसको वो भी जो एक साफ सीधा साधा मामला था जिसमें आईनी तरमीम आती और ओपन बैलेटिंग जो है वो सीक्रेट बैलेटिंग को चेंज किया जाता, ओपन बैलेटिंग हो जाती। लेकिन ये जो अमेंडमेंट डाली है इसी ने ये साबित किया कि इंटेंशन अच्छी नहीं है, मेलाफाइडी है। आगे बढ़ते हैं और कुछ दोस्तों की बात करते हैं। उनको भी एक नया मौजू मिल गया है। कुछ दिनों से मौलाना फजलुर रहमान जरा
धीमे लहजे में बात कर रहे हैं, तो धीमे लहजे के सुर जो हैं वो कई लोगों को पसंद नहीं आ रहे। तो देखते हैं कि उस पर हमारे दोस्त क्या तर्जमा करते हैं, क्या तबसरा करते हैं, उसे कैसे ट्रांसलेट करते हैं। वॉच रिपोर्टर। सख्त हालात जब आ जाते हैं तो उसमें अपने घर के लोग भी छोड़ते हैं। बाद औकात सख्त औकात में इमाम अबू हनीफा को भी लोग छोड़ चुके, सख्त औकात में अहमद इब्न हंबल को भी लोग छोड़ चुके, सख्त औकात में इमाम हुसैन को भी लोग छोड़ चुके। बहुत से दौर आते हैं जब सख्त हालात आ जाते हैं तो उसमें कुछ लोग हिलते हैं, साइड पे हो जाते हैं। चौधरी साहब, मौलाना कह रहे हैं कि सख्त हालात आते हैं तो बहुत से लोग साथ छोड़ चुके हैं, तो यही गिला मेरा ख्याल पीपल्स पार्टी और अब मुस्लिम लीग को भी है कि मौलाना भी राब्ते में आ चुके हैं। नहीं, अभी तो और आगे चले गए हैं। हर वो चीज जिस पर ये बढ़ के मारते रहे ना, अब और भी बयान इसी में जो आप कर रहे हैं ना, वो परवेज अली ने मुझे कहा था कि भाई मार्च में वो आपको हुकूमत तब्दील कर देंगे। वो कोई ऑर्डर दिता था ये टेलर नू कि तो पहले थानू कपड़े दे देंगा, सूट जड़ा है। उन्होंने क्या कि वो सड़ गया जी इस्त्री लग के। यार इस तरह नहीं होता। कहे हुसैन फकीर साइंदा तख्त ना मिल दे मंगे। हाँ हाँ, आप मेहरबानी करके हमको कुर्सी दे दो। कौन देता है भाई? कभी हुआ इस तरह? वो उनके पास बहुत बड़ी सिफारिश है। वो नवाबदार नसरुल्लाह खान कहते हैं हम गए अदालत में जी, तो जज साहब ने कहा कि आप सियासी हकूक की जंग जो है ना वहां मैदान में जाके हासिल करें, अदालतों से आप क्यों तवक्को करते हैं कि जी आपको जब हमने कहा ना कि जमहूरियत चाहिए फलां, उन्होंने कहा ये अदालतों का काम नहीं है आपको जमहूरियत दिलवाते। बिल्कुल। तो फजलुर रहमान साहब आप गए हार परवेज अली के कहने पर कि आप वहां भाई वो कहते हैं एक बात हुई कि आप देखे जी मार्च में देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो उसको ये इनको तो फेस सेविंग चाहिए थी ना। एक और मिसाल सुन ले, कौओं के कोसने से ढोर नहीं मरते। इसको ट्रांसलेट कर ले पंजाबी की, कावा दे क्या टग्गे नहीं मरते। और जानवरों की आवाजों से डरकर काफले कभी रास्ता नहीं बदला करते। मैं जरा शुगर कोटेड मुहावरे बयान कर रहा हूं। तो हुक्मरान जमात और उनके हामी मीडिया को अगर कोई ख्वाब में भी आकर इस वक्त डरा रहा है तो वो मौलाना फजलुर रहमान है। मौलाना फजलुर रहमान अगर चौधरियों के वादे पर एतबार कर बैठे थे और उन्होंने धरना मौखर किया था तो ये उनकी आला जरफी थी। साख तो चौधरियों की खराब हुई है जो हमेशा जुबान के पक्के समझे जाते थे, लेकिन उन्होंने भी खान साहब के लिए अपनी उस एक सियासत को जो बड़ी क्रेडिबल सियासत थी उसके ताबूत में 2-4 कील और टुकवा लिए। तो जब से मौलाना फजलुर रहमान ने एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अपना मौकफ नरम किया है, और ये तो पैगाम बड़ा वाज़ेह था कि लड़ाई अपनी अपनी, तो जब पैगाम मिल गया लड़ाई अपनी अपनी तो फिर अपोजिशन क्यों एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई करे। तो उन्होंने अपना मौकफ नरम किया है और इस नरमी के पीछे पता नहीं कितनी दरखास्तें हैं। मैं मिन्नतें तरले नहीं कहता, मगर कुछ लोगों ने समझाया कि भाई आप उनसे लड़े जिनसे आपकी लड़ाई है। तो उस वक्त से बहुत से लोगों को वो कहते हैं मिर्चें लगी हुई है, जो पहले ये बयान दे रहे थे कि देखे ये तो फौज के साथ लड़ रहे, ये तो पता नहीं कहां से आ गए। अब बीच में तो फौज निकल गई है तो तोपों का रुख हुकूमत की तरफ हो गया। तो अब ये बयानिया अडॉप्ट किया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो कोई कुछ भी कहे, मगर वक्त ये साबित कर रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान एक समझदार सियासतदान है जो पहले भी लोगों को इस्लामाबाद ले आए थे, जिन्होंने बड़े बड़े जलसे किए और उनकी इतनी स्ट्रेंथ है कि वो कभी भी जलसे कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इस वक्त तो एक इत्तेहाद में है और वो बाउंड है कि जब तक वो अलायंस उनके साथ जो है वो फैसले नहीं करता, जो कि आज कर लेगा। जब ऑन एयर होगा तो बहुत से फैसले आ चुके होंगे, तो जब वो फैसले कर लेंगे तो वो फैसले समझे मौलाना फजलुर रहमान उस पीडीएम की सरबराह है और फैसले उनकी जेरे क़यादत ही होने हैं। यहां पे लेके एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूदात आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खिलाफ रहे और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत 11th आवर में गुफ्तगू हो रही है कब्जा ग्रुपों के हवाले से। देखते हैं कि क्या फरमाते हैं
politicians. जब भी कोई रसागीर पकड़ा जाता है, कभी जब भी कोई बदमाश पकड़ा जाता है, कभी मंशियात फरोश पकड़ा जाता है, डकैत पकड़ा जाता है, बेवाओं की और नादारों की, मस्कीनों की जमीनों के ऊपर कब्जा वाला पकड़ा जाता है, तो आप देखें कि उसको मरियम बाजी कहती है कि वो पीएमएलएन का सरमाया है। मैं से पूछ देता हूं, बोलने वाले पर अल्लाह की लानत और अल्लाह का अजाब। अगर मेरी एक इंच भी जमीन इसने दी वागुजार कराई, अच्छा, अगर उसने अगर कराई मैं गारत, अगर नहीं कराई अल्लाह का कहर और उस पर लानत अल्लाह की नाज़िल हो। मैं बड़ा साफ शफाफ बात करता हूँ। 1 इंच लैंड भी जो शहजाद अकबर ने कल कहा, हाँ, वो बताए कौन को। अच्छा ठीक है, यही वहाँ पे नेशनल प्रेस को लेकर जाए। देखे वसीम बदामी साहब, झूठ बोलना तो बड़ा आसान है। हाँ। आपको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, आप बैठ कर झूठ बोल देते हैं, बस अपनी शक्ल दिखाते हैं कि ये फलां 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 बंदे पे इल्जाम लगा दिया। भाई आप 2 अरब है ना, वो किसी ज़कात में दे दें जमीन, 2 अरब किसी हॉस्पिटल को डोनेट कर दे। बट ये आपने बड़ी क्लियर बात कर दी। और ये कब्जा ग्रुपों की किसी सियासी जमात में कोई कमी नहीं, ये हकीकत है। खान साहब पर कौमी खजाने से करप्शन करने का इल्जाम नहीं, लेकिन उनके मुखालिफिन उन पर कब्जे का इल्जाम जरूर लगाते हैं। तो कब्जा ग्रुपों की कोई जमात नहीं होती, ये हर ताकतवर की पनाह लेकर खुद ताकतवर बन जाते हैं। मैं बार बार कहता हूं, ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि सिर्फ एक सियासी जमात में कब्जा ग्रुप ज्यादा है। आप यू नेम एनीवन, चाहे नेशनल लेवल की जमात हो, चाहे लोकल जमात हो, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। और वो सियासी जमातें जिनके पास तांगे की सवारियों जितने भी लोग नहीं, वो भी इस धंधे में मुलव्वस है। तो उसकी बड़ी वजह सिस्टम की खराबी है। हमारे यहां निजाम बुरी तरह डैमेज है। पुलिस अदालतें कमजोर को इंसाफ नहीं दे सकती। जब मुकदमात के फैसले बरसों में होंगे तो कौन इसके चक्कर में पड़ेगा? इसलिए कब्जा ग्रुपों की चांदी हो जाती है। कानून अगर ताकतवर हो तो किसी की क्या मजाल है कि 1 इंच जमीन भी पर भी कोई कब्जा कर सके। तो ये काम बरसों से होता है, इसी का तो रोना रोते हैं। ये तबाही बर्बादी इसी वजह से होती है कि हुकूमतें कमजोर है, निजाम कमजोर है और कब्जा ग्रुप ताकतवर है। ये वही निजाम है जिसे तब्दील करने के लिए लोग आए थे और अब सिर्फ बातों पर टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि निजाम तब्दील करेंगे तो अपने भी रगड़े जाएंगे। वो जो हमारे मिनिस्टर ने शहजाद अकबर, उन्होंने दावा किया था कि हुकूमत ने नून लीग के 35 MNA से सरकारी जमीन वागुजार कराई है, उसमें 2 अरब रुपए की मलकियत की जमीनें आबद शेर अली से वापस ली गई हैं। तो जिसकी आबद शेर अली ने खुले बंदों तरदीद कर दी है और वो शहजाद अकबर को चैलेंज कर रहे हैं कि या तो वो वागुजार हुई जमीनें दिखाएं या फिर कोई सबूत फराहम करें। तो अब इसका जवाब तो हुकूमत को देना चाहिए कि वो सच बोले नहीं। लेकिन बाकी के जो 30-32 अरकान है उनको क्यों सांप सूंघा हुआ है? ख्वाजा आसिम तो जेल में है, लेकिन वो लीगी अरकान जिनके नाम मंजर आम पर आ चुके हैं, शहजाद अकबर ये नाम ले चुके हैं, अगर वो हुकूमती दावे पर खामोश है तो फिर ये समझा जाएगा कि हुकूमत ठीक कह रही है और ये जमीन सरकारी थी, वागुजार कराई गई है। वरना जिस तरह सफाई देने आबद शेर अली आए हैं तो बाकियों को भी आना चाहिए। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने भी रिमार्क्स दिए कि सियासी जमात के अंदर भी जमहूरियत होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतल्लिक़ सदारती रेफरेंस पर समाअत की तो अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद ने दलाइल का आगाज करते हुए कि लोग एमपीएस को वोट उसकी पार्टी वाबस्तगी की वजह से देते हैं, पार्टी के खिलाफ वोट देना अवामी एतमाद को ठेस पहुंचाना होगा। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि आजाद उम्मीदवार जिसको चाहे वोट दे सकता है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आजाद उम्मीदवार को तजवीज और तायीद कुनिंदा कहां से मिलेंगे। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हुकूमत में आने वाली जमात इंतहाबी वादे पूरे करने की बातें करती है, सेनेट में अक्सरियत पूरी ना हो तो फिर वादे कैसे पूरे होंगे। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, हुकूमत में आने वाली जमात इंतहाबी वादे पूरे करने की बातें करती है और सेनेट में अक्सरियत ना हो तो वादे कैसे पूरे होंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया कि पार्टी में डिसिप्लिन ना हो तो ऐवान में अक्सरियत कैसे रहेगी। सियासी जमात के अंदर भी जमहूरियत होनी चाहिए। सियासी जमातों में भी डिक्टेटर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में तकरीबन सारी जमातें 1 मैन पार्टी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि माजी में 4 गैर मुंतखब अफराद फैसला करते रहे कि वजीर आजम कौन होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लोग अपने जमीर के खिलाफ वोट देकर तस्लीम भी करते हैं
तो ज़मीर के खिलाफ वोट देने वाले पार्टी सरबराह के अहकामात के पाबंद थे। पार्टी सरबराह सबकी राय लेकर फैसला करे तो बेहतर होगा। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसरों, तजज़ियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।